उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। संविधान के दर्शन का अध्ययन करने के महत्व की व्याख्या करने में, भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं को सूचीबद्ध करने में, संविधान की आलोचनाओं का वर्णन करने में, संविधान की सीमाओं पर चर्चा करने में। संविधान के दर्शन का क्या आशय है? संविधान दस्तावेजों का एक संग्रह है जिसके अनुसार राज्यों का गठन किया जाता है और ये इस बात पर भी गौर करता है कि राज्य को किन सिद्धांतों और मानदंडों पर चलना चाहिए। आधुनिक सरकारें अति की हद तक शक्तिशाली हो सकती हैं क्योंकि पुलिस और अन्य बलों पर उनका एकाधिकार है और राज्यों द्वारा इस बल का प्रयोग लोगों की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए संविधान ने सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगा दिया है। इस प्रकार संविधान नियमों और विनियमों का एक संग्रह है जो सरकार की शक्ति को परिभाषित करता है और राज्य के कामकाज को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, हमारे संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को भाषण का अधिकार दिया गया है और ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक नागरिक की आजादी का सम्मान किया जाना चाहिए। हमारे संविधान के राजनीतिक दर्शन में हमारे संविधान की वैचारिक संरचना शामिल है। ये कुछ शब्दों का अर्थ बताता है, जैसे अधिकार, नागरिकता या लोकतंत्र, और ये उन मूल्यों को भी समझाता है जिन पर हमारा संविधान निर्मित है। कानून के गठन के पीछे क्या तर्क है? इस बात को बेहतर रूप से तब समझा जा सकता है जब भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सकें कि ये आदर्श कहां तक और क्यों ठीक है। इसलिए राजनीतिक दर्शन हमारी राजनीति में आदर्शों की अलग अलग व्याख्याओं का विवेचन करने और कानून के मौखिक आदर्शों को खोजने में हमारी सहायता करता है। लोकतांत्रिक बदलाव के साधन के रूप में संविधान। संविधान शांति और लोकतंत्र की रचना करके देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने का एक साधन है। इसका निर्माण परिवर्तन लाने के लिए तथा परंपरागत व रूढ़िवादी विचारधाराओं से छुटकारा पाकर न्याय, समानता और स्वतंत्रता के एक नए युग में प्रवेश करने के लिए किया गया था। इसलिए संविधान न केवल लोगों की शक्ति पर अंकुश ही लगाने के लिए, बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं, उनका सशक्तिकरण करने के लिए भी अस्तित्व में आया। संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें? हमें अपनी संविधान सभा की बहसों को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे संविधान के सूचीबद्ध आदर्शों का प्रमाण है। भारतीय संविधान का इतिहास वर्तमान का इतिहास भी है। भारत का संविधान पहली बार 62 वर्ष पहले तैयार किया गया था और 62 वर्षों के बाद भी हम स्वयं को संविधान सभा की दुनिया के आदर्शों, विचारों और धारणाओं से अलग नहीं कर पाए हैं। हमें संविधान सभा की अतीत की बहसों को मुड़कर देखने की जरूरत है ताकि हम आज के संवैधानिक व्यवहार, बर्ताव, उनके आदर्श और अर्थ को समझ सकें। हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन। प्रथम,
हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन निम्नलिखित पर आधारित है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौम मताधिकार, संघवाद, राष्ट्रीय पहचान। व्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने आजादी के बाद स्वतंत्रता की मांग केवल संविधान को नियंत्रित करने के एक आधार के रूप में ही नहीं की। स्वतंत्रता एक लंबे समय से बहस और चर्चा का विषय रही है। भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने इसके लिए काफी संघर्ष किया है। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय ने प्रेस और प्रकाशनों की स्वतंत्रता की मांग की थी। भारत के लोग रोलेट अधिनियम के खिलाफ थे, क्योंकि इस अधिनियम के अनुसार पुलिस बिना किसी मुकदमे के लोगों को जेल में डाल सकती थी। ये अधिनियम एक व्यक्ति के स्वतंत्रता अधिकारों पर रोक लगाता था। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करने के राष्ट्रीय नेताओं के संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता को हमारे संविधान के मुख्य सिद्धांत के रूप में देखना स्वाभाविक था। सामाजिक न्याय। भारत में सामाजिक समानता को उदारवाद के साथ स्थापित किया गया, क्योंकि भारतीय संविधान ने शास्त्रीय उदारवाद को स्वीकार नहीं किया था। भारत में पूर्ण उदारवाद का अभाव था। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सोचा कि पूर्ण स्वतंत्रता का कमजोर और सीमांत समुदायों के लिए कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए भारतीय व्यवस्था में मौजूद अन्याय को दूर करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू किया गया। हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन द्वितीय। धर्मनिरपेक्षता। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता को भारत में नहीं अपनाया गया था। पश्चिमी धारणा में धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राजनीति के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है। पश्चिम ने धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राजनीति के पूर्ण निषेध के रूप में परिभाषित किया है, जहां धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। राजनीति को धर्म से संबंधित नहीं होना चाहिए और न ही धर्म को राजनीति से। ऐसा व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के लिए किया गया था, क्योंकि कोई राज्य किसी एक समुदाय या धर्म से संबंधित व्यक्तियों का पक्ष ले सकता था। क्योंकि संविधान ने धार्मिक समूहों को अधिकार दिए हैं और राज्य को समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया है। इस कारण भारत की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। धार्मिक समूहों के अधिकार। भारत के संविधान ने सभी धार्मिक समूहों को अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे कि अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार। हमारे संविधान में सभी समुदायों को समान रूप से देखा जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान की भावना उसके समुदाय के दर्जे पर निर्भर करती है। राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। हमारे भारतीय संविधान ने सिद्धांतगत दूरी अपनाई। इसका मतलब है कि धार्मिक व्यवस्था में केवल बुराइयों को खत्म करने के लिए ही राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, अन्यथा हमारा राज्य धर्म से दूरी बनाए रखेगा। उदाहरण के लिए सती प्रथा को समाप्त करना।
हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन तृतीय, सार्वभौम मताधिकार। भारत की आजादी के बाद एक निश्चित उम्र से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। ये चौंकाने वाला था, क्योंकि पश्चिमी देशों में महिलाओं को काफी संघर्ष के बाद हाल ही में वोट देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन भारत में 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाले प्रत्येक वयस्क को वोट देने का अधिकार दिया गया था, क्योंकि वे एक स्वशासित लोकतंत्र चाहते थे। संघवाद। भारत ने केंद्र में एक मजबूत सरकार की स्थापना करके संघवाद को अपनाया। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 और पूर्वोत्तर अनुच्छेद 371 से संबंधित अनुच्छेदों को जगह देकर भारतीय संविधान ने असमतोल संघवाद को अपनाया। अनुच्छेद 370 और 371 जम्मू कश्मीर जैसे कुछ राज्यों को और नागालैंड, असम, मणिपुर आदि जैसे पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए, भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय इस आधार पर किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इस प्रदेश की स्वायत्तता की रक्षा की जा सके। ये एकमात्र प्रदेश है जिसका अपना संविधान है। ठीक इसी तरह अनुच्छेद 371 ए के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद न केवल नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान करता है, बल्कि आवागमन और आप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा भी करता है। बहुत से अन्य प्रदेशों को भी ऐसे विशेष प्रावधानों का लाभ मिला है। भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ इस असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं है। राष्ट्रीय पहचान। संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर जोर दिया गया है। हालांकि ये राष्ट्रीय पहचान के साथ अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखने की इच्छा भी रखता है। विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। विविधता का सम्मान एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे संविधान में सम्मिलित किया गया था। भारतीय समाज की पदानुक्रमिक प्रकृति के कारण ये महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, समाज में मौजूद असमानता के कारण ऊंची व निचली जाति समूहों में लोगों के विभाजन ने समुदायों के बीच प्रतिद्वंदिता को और बढ़ावा दिया। हमारे संविधान निर्माताओं के सामने ये एक बड़ी चुनौती थी। दुनिया भर के लोग विभिन्न सांस्कृतिक समुदायों से संबंध रखते हैं, और ऐसे सांस्कृतिक समुदाय भिन्न होते हैं क्योंकि उनके अपने ही आदर्श, परंपराएं, रीति रिवाज और भाषाएं होती हैं, जो इसके लोगों द्वारा साझा की जाती हैं। उदाहरण के लिए, फ्रांस या जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों में एक भाषाई पहचान वाले व्यक्तियों के साथ गहरा लगाव किया जाता है। भारत विविध सांस्कृतिक समुदायों की भूमि भी है। जर्मनी या फ्रांस के विपरीत हमारे देश में विभिन्न भाषाई और धार्मिक समुदाय हैं। भारत जैसे देश में एक दूसरे पर हावी होने वाले समुदायों के खतरे ने संविधान निर्माताओं को हमेशा से परेशान किया है। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे संविधान ने समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता दी है, जैसे कि धार्मिक समुदायों के अधिकार और अपने
स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और चलाने का अधिकार। प्रक्रियागत उपलब्धि। हमारे संविधान ने व्यक्तिक स्वतंत्रता, विविधता एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सम्मान, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, सार्वभौम मताधिकार और राष्ट्रीय पहचान के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। उपर्युक्त उपलब्धियों के अतिरिक्त हमारे संविधान द्वारा प्राप्त प्रक्रियागत उपलब्धियां निम्नानुसार हैं। भारतीय संविधान ने अंतर और विवादों को पहचाना। ये समावेशी था और आबादी के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था। हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी वर्गों के हितों को शामिल करने के लिए चर्चा, विचार विमर्श और बहस की। संविधान बनाने के दौरान सभी समूहों के सदस्य या प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे, फिर भी निर्माताओं ने सभी वर्गों के हितों को शामिल किया। इसने महत्वपूर्ण निर्णयों पर पहुंचने के लिए खुली चर्चा और विचार विमर्श की विधि को अपनाया, क्योंकि इसने सुलह और समझौते की भावना पर प्रकाश डालता था। जब एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो और ये सौदा दो बराबरी के लोगों के बीच खुली प्रक्रिया में होता है, तो ऐसे समझौते पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। हम इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर एक चीज होनी चाहिए, परंतु है नहीं। फिर भी हर चीज को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से अंगुली उठाने लायक नहीं है। इसके अतिरिक्त संविधान सभा इस बात पर अडिग थी कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय सर्वानुमति से लिया जाए। ये दृढ़ता अपने आप में प्रशंसनीय है। आलोचनाएं और सीमाएं। आलोचना। भारतीय संविधान ने कई आलोचनाओं का सामना किया। भारतीय संविधान की 3 प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार हैं। ये अस्त व्यस्त है, ये बहुत जटिल है, ये भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। भारतीय संविधान को जटिल माना जाता है क्योंकि ये इस धारणा पर काम करता है कि किसी देश का पूर्ण संविधान एक कसे हुए दस्तावेज में होना चाहिए। ये सच है कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज तो होता ही है, इसमें संवैधानिक हैसियत वाले अन्य लिखित दस्तावेजों को भी शामिल किया जाता है। भारतीय संविधान पूरी तरह से असामान्य और भ्रामक दस्तावेज है, जिसके सभी अनुच्छेदों को पश्चिमी संविधानों से लिया गया है और कदाचित ही भारतीय जनता के सांस्कृतिक भावबोध से इसका मेल बैठता है। सीमाएं। संविधान की सीमाएं इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है। इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों, खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है और इसे देश में गरीबों के विकास के पीछे के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में डाल दिया गया है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। संविधान
दस्तावेजों का एक संग्रह है जिसके अनुसार राज्यों का गठन किया जाता है और ये इस बात पर भी गौर करता है कि राज्य को किन सिद्धांतों और मानदंडों पर चलना चाहिए। आधुनिक सरकारें अति की हद तक शक्तिशाली हो सकती हैं क्योंकि पुलिस और अन्य बलों पर उनका एकाधिकार है और राज्यों द्वारा इस बल का प्रयोग लोगों की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए संविधान ने सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगा दिया है। हमारे संविधान के राजनीतिक दर्शन में हमारे संविधान की वैचारिक संरचना शामिल है। ये कुछ शब्दों का अर्थ बताता है, जैसे अधिकार, नागरिकता या लोकतंत्र, और ये उन मूल्यों को भी समझाता है जिन पर हमारा संविधान निर्मित है। संविधान शांति और लोकतंत्र की रचना करके देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने का एक साधन है। इसका निर्माण परिवर्तन लाने के लिए तथा परंपरागत व रूढ़िवादी विचारधाराओं से छुटकारा पाकर न्याय, समता और स्वतंत्रता के एक नए युग में प्रवेश करने के लिए किया गया था। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है। इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों, खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है और इसे देश में गरीबों के विकास के पीछे के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत ने केंद्र में एक मजबूत सरकार की स्थापना करके संघवाद को अपनाया। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 और पूर्वोत्तर अनुच्छेद 371 से संबंधित अनुच्छेदों को जगह देकर भारतीय संविधान ने असमतोल संघवाद को अपनाया।